ये समझते हैं मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल चुका था, देखिए उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं। मानव मस्तिष्क 8 हड्डियों के समूह से मिलकर बना हुआ है, जिसे बोलते हैं क्रेनियन हड्डी। मस्तिष्क बहुत ही सॉफ्ट जगह पर हड्डियों के बीच में फंसा हुआ है। हमारे इन मस्तिष्क के ऊपर 8 हड्डियां हैं। 8 हड्डियों के समूह को क्रेनियन बोला जाता है। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस पर एक पतली परिधि जिसे बोलते हैं पतली परत है, जिसे बोलते हैं मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस क्या करती है, क्रेनियन हड्डी से थोड़ा टच में रहती है और मस्तिष्क से थोड़ा दूर रहती है। यदि वो मस्तिष्क के टच पे आ जाएगी तो मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो सकता है। अर्थात यदि अगर मेनिनजाइटिस झिल्ली पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं मेनिनजाइटिस। देखिए मस्तिष्क न्यूरॉन सेल कर बना होता है। न्यूरॉन सेल्स का विभाजन नहीं होता है। यकृत या उर्दू में बोलते हैं जिगर, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन जिगर और यकृत में होता है। मान लीजिए हमारे शरीर में अगर कभी कोई आघात होता है या कोई कोशिकाएं कट या फट जाती हैं तो जिगर या मस्तिष्क में अगर कोई चाकू या कोई धारदार कोई तेज वस्तु लग जाए तो जिगर में अगर हम दवा भी ना कराएं यकृत में तो उसमें कोशिका में विभाजन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यह अपने आप पुनर्निर्माण करके यकृत को अपने आप सही कर लेता है, लेकिन कोशिका में विभाजन करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। और कोशिका में विभाजन करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए सरकारें कहती हैं जनहित में लगाइए हेलमेट लगा के ही आपको क्या करना है, ड्राइव करना है। शरीर के किसी भाग को आप खोल सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क में हेलमेट का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यदि कोशिका का बहुत अधिक विभाजन हो जाता है, यदि कोशिका में बहुत अधिक विभाजन हो जाएगा तो हमें कैंसर जैसे रोग का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आखिरकार ये समझने वाली बात यह है कि आखिरकार मस्तिष्क में क्या फिर हमें मस्तिष्क का जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो फिर मस्तिष्क में हमें कैंसर नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। न्यूरॉन सेल में 90% जो कोशिकाएं रहती हैं वो न्यूरॉन्स की बनी रहती हैं और 10% कोशिकाओं में अदर कोशिकाएं रहती हैं जो कोशिका का विभाजन कर देती हैं। यदि जब कोशिका जो 10% कोशिकाएं जब कोशिका का विभाजन करती हैं तो जो पहला स्टेज रहता है उसे बोलते हैं ट्यूमर। हमारा माइंड इतना सॉफ्ट होता है कि यदि हमारे मस्तिष्क में ट्यूमर हो भी जाएगा तो हमारे शरीर पहले स्टेज को ही बर्दाश्त नहीं कर पाता और ट्यूमर होने की वजह से लोगों की क्या हो जाती है, मौत। देखिए मस्तिष्क हमारा 1350 ग्राम से 1450 ग्राम का होता है। मस्तिष्क में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है और मस्तिष्क में जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं तंत्रिका तंत्र या बोलते हैं न्यूरॉन सेल इंग्लिश में। तो तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब इसमें बात होती है मस्तिष्क हमारा 3 भागों में बटा होता है। मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। पहले बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, फिर दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है, सेरेब्रल, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, कार्पोरा और सेरेब्रल पेंडिकल, और तीसरा होता है सेरेब्रम और होता है मेंडुला अब्लांगोटा। देखिए मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया जिसे बोलते हैं सेरेब्रल में क्या होता है, सेरेब्रल या इसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ये पूरे शरीर के, देखिए यह पूरे शरीर का, इसे बोलते हैं सेरेब्रल। ये क्या करता है, यह हमारे पूरे शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह पूरे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। लगभग 66%। कितना परसेंट होता है, 66%, 2/3 भाग। कितने भाग, 2/3 भाग। इसे बोलते हैं, यह शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसे बोलते हैं सेरेब्रल, सेरेबेलम। तो यह सेरेब्रम, देखिए यह शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी आगे के भाग को बोलते हैं प्रमस्तिष्क। यह हमारे शरीर में सोचने समझने, तर्क शक्ति, जिज्ञासा को जन्म देता है। अर्थात जिसका प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम सबसे अच्छा होता है,
जिसका सबसे अच्छा होता है उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। देखिए जब कोई छात्र किसी क्लास में होता है तो कोई जब टीचर होते हैं किसी भी वस्तु या किसी प्रश्न को समझाना रहता है या किसी भी चीज़ को दिखाना रहता है तो कोई छात्र होता है ना एक ही बार में समझ लेता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उसका जो प्रमस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का जो सेरेब्रम होता है वो उसका बहुत एक्टिव रहता है। और किसी को आप चाहे जितना समझाइए उसका जो सेरेब्रम जो प्रमस्तिष्क है वो अच्छा नहीं रहता है। अच्छा नहीं होने की वजह से उसकी याददाश्त कमज़ोर रहती है। तो जितनी भी यादें जितना भी हम कुछ पढ़ते हैं, जो भी पुरानी यादें सब कहाँ में स्टोर रहती हैं? सेरेब्रम में। इसीलिए कहते हैं पहलवान का लड़का पहलवान क्यों नहीं बनता है? क्योंकि पहलवान का लड़का पहलवान हमारे डीएनए में नहीं रहता, क्योंकि ये डीएनए का इससे अलग का पार्ट है। पहलवान का लड़का पहलवान इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि ये डीएनए का पार्ट ही नहीं है। इसको आप यूज कर सकते हैं पढ़ के ही। किससे? जितना पढ़ेंगे जितनी मेमोरी स्टोर होगी उसी से क्या हो जाएगा? सेरेब्रम स्ट्रांग होता है। अब समझाते हैं। और होता है एक थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? हमारे बाहरी वातावरण को, बाहरी टेम्परेचर, बाहरी ताप को समझाता है। जैसे थैलेमस, मान लीजिए आज ठंडी है तो वो थैलेमस क्या करता है? थैलेमस शरीर के अंदर रहता है, सेरेब्रम के अंदर रहता है थैलेमस। कहाँ रहता है? थैलेमस। और जो थैलेमस रहता है वो ये समझाता है कि बाहरी टेम्परेचर में आज ठंडी है, इसे कंट्रोल करो। और जो रहता है हाइपोथैलेमस, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हमारे आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है। जैसे पसीना का आना, पसीना कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। प्रेम, घृणा, मित्रता, व्यवहार, भूख, प्यास, निद्रा, ये सब कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अगर हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो अगर हाइपोथैलेमस हमारा 7 सेकंड तक किसी वस्तु को देखता है तो किसी भी व्यक्ति से हमको प्रेम होने का आभास होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी रखी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को 15 सेकंड तक देखता है तो उसको 3 दिन की जेल हो सकती है, मात्र महिला के कहने पर ही। क्योंकि उसमें हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिव हो जाता है और हमारे अंदर हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, और इससे हमें प्रेम का आभास होता है। एक बार क्या किया गया था? चूहे के अंदर हाइपोथैलेमस को डीएक्टिव कर दिया गया था, निष्क्रिय कर दिया गया था। और उसको तो ये हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे भूख, प्यास, निद्रा को कंट्रोल करता है। हमें कितना खाना खाना है ये हमारा हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। तो चूहे के अंदर जब हाइपोथैलेमस को डीएक्टिव कर दिया गया तो उसने इतना खाना खा लिया कि उसका पेट ही फट गया। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर के तापमान को, पसीने का आना, इन सब चीज़ों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। एक होता है, फिर आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है कारपोरा को। कारपोरा क्या करता है? किसी वस्तु को दिखाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कहेगा कि कौन व्यक्ति खड़ा है, ये सिग्नल देता है प्रमस्तिष्क को, और प्रमस्तिष्क कहता है अच्छा भाई, या फिर मेन मस्तिष्क को सिग्नल देता है और उसे पहचान कराने का कार्य करता है कारपोरा। फिर होता है सेरेब्रल का काम क्या? सेरेब्रल पेंडिकल बोलते हैं। ये क्या करता है? हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा हुआ है, एक होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु। ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है जिसे बोलते हैं सेरेब्रल पेंडिकल। और तीसरा भाग होता है जिसे बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या करता है? पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है सेरेबेलम और पाया जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरेबेलम का काम क्या है? जब कभी भी सेरेबेलम हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। देखो कि सर्कस पर कार्य करने वाले व्यक्ति यूँ में एक ये देखने को मिलता है कि वो देखो किसी रस्सी पर आराम से चल पाते हैं। एक छोटा सा बेबी होता है 1 साल में, वो अपने शरीर को नियंत्रित करके आराम धीरे धीरे पैर रख के चलाता है। उसमें क्या करता है? वो सेरेबेलम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हम लोग ना सेरेबेलम तभी कंट्रोल में आता है, नियंत्रित तभी होता है जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी वस्तु को। जैसे हम आज चलना आसान हो गया क्योंकि हमने जीवन भर चलना ही तो सीखा है। तो सेरेबेलम क्या करता है? हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। लेकिन जब कभी हम शराब या वाइन का सेवन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में ये सेरेबेलम डीएक्टिव हो जाता है और हम इधर उधर घूमने लगते हैं। इधर उधर घूमने का रीजन है कि जो सेरेबेलम था, जो शरीर को नियंत्रित कर रहा था, वही डीएक्टिव हो गया है। और हम शराब पीने के बाद मस्त अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं? टहलने लगते हैं। उसमें शरीर कंट्रोल में नहीं रहता। शराब पीने वाले व्यक्ति को अगर आप मारते हैं तो उसको दर्द नहीं होता, क्योंकि जो बाहरी टेम्परेचर को, जो बाहरी तापमान को बताता है वो हाइपोथैलेमस बताता है। और हाइपोथैलेमस जब हमें बाहरी टेम्परेचर को बताता है तो उस टाइम पे अगर आप उसको मार भी दोगे तो हाइपोथैलेमस डीएक्टिव हो जाता है। 2 चीज़ें शराब पीने से डीएक्टिव होती है। एक होता है अग्र मस्तिष्क का थैलेमस
और पश्च मस्तिष्क का होता है सेरेबेलम, जिससे उसे दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन जब वह 12 घंटे बाद जगता है सुबह या 12 घंटे बाद, तो क्योंकि उसकी चोट लगी रहती है तो वो फिर दर्द करने लगती है। देखिए, हमारी तंत्रिका तंत्र में सबसे बड़ा भाग होता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका, अच्छा इसको मैं अभी बताता हूँ। इसके पहले हम समझते हैं तंत्रिका कोशिका के बाद अब आपका आ गया तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में एक बीच में पाई जाती है पोन्स रामक हड्डी। कैसी हड्डी? पोन्स रामक हड्डी। पोन्स रामक हड्डी क्या करती है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को कनेक्ट करने का काम करती है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि पोन्स किसका हिस्सा है? तो पोन्स हिस्सा है मस्तिष्क का। कह देगा लीवर, हार्ट, इनमें किसका हिस्सा है? तो पोन्स रामक हड्डी जोड़ती है मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड और मस्तिष्क को। हमारा एक होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में यहाँ पर हड्डियाँ नहीं होती, यहाँ पर हड्डियाँ नहीं होती, जैसे बोलते हैं मेंडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ पर हड्डियाँ न होने की वजह से किसी के पीछे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट माइंड से कनेक्ट रहता है। अगर आप पीछे किसी को मारते हैं तो आदमी कहता है छोटा मस्तिष्क मत मारो। यहाँ पर अगर लोगों के ज़्यादा लग जाएगा तो यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए। और देखो, इसी को बोलते हैं सेरेबेलम। यही क्या करता है? जब यही डिएक्टिव हो जाता है तो हमारा शरीर नियंत्रित नहीं रहता है, और जब हमारा शरीर नियंत्रित नहीं रहता है तो हमें शराब पीने के बाद हम क्या करते हैं? घूमने लगते हैं, या फिर हमारा शरीर क्या लगता है? चक्कर सा आने लगता है। और ये होता है पोन्स। ये क्या रहता है? पोन्स। देखिए, केंद्रीय अब हम समझाते हैं आपको। अभी तक तो हमारा लेक्चर था, अब हम समझाते हैं हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन्स। आइए समझते हैं न्यूरॉन्स को। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं साइनेप्स, और जो पिछला भाग होता है उसे बोलते हैं एक्सान। क्या बोलते हैं? एक्सान। एक कोशिका दूसरी कोशिका से कनेक्ट रहती है जिसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। यह तंत्रिका कोशिका का चित्र है। एक कोशिका दूसरी कोशिका से पीछे वाले हिस्से से अगले हिस्से में कनेक्ट रहती है, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। ये प्रश्न यह आता है कि हमारे शरीर में जो सिग्नल किस तत्व के माध्यम से होता है? तो हमारे शरीर में सिग्नल होता है सोडियम नामक तत्व के माध्यम से। देखिए, सोडियम हमें मिलता है सोडियम नामक कंपाउंड, अर्थात यौगिक से, सोडियम क्लोराइड नामक कंपाउंड से। इसलिए तुम देखोगे कि आपकी मम्मी या आपके घर में जो भी खाना बनाते हैं उनमें देखोगे ज़्यादातर हर एक वस्तु पर नमक डाला जाता है। नमक डालने पर एक चीज़ का ये सामना करना पड़ता है कि नमक हमारे शरीर में पॉजिटिव सिग्नल देता है, लेकिन यदि कभी भी गर्मियों में देखोगे तो, अगर गर्मियों में देखा जाए तो हमारे शरीर से पसीना की मात्रा बहुत अधिक निकल जाती है, और जब पसीना सूखता है तो देखो कि उसमें व्हाइट सफ़ेद सफ़ेद कुछ तत्व निकला रहता है जिसे बोलते हैं सोडियम। ये अगर इसकी अधिकता अधिक हो गई और हमारे शरीर में पसीना बहुत अधिक निकल जाएगा, या अगर हमारे शरीर से पसीना बहुत अधिक निकल जाता है तो हमें डिहाइड्रेशन अर्थात निर्जलीकरण, हमारे शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है। अगर हमारे शरीर में 1% जल की मात्रा कम होती है तो हमें प्यास लगती है। 3% पानी अगर हमारे शरीर से खत्म हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं, और यदि किसी भी रीजन की वजह से हमारे शरीर से 10% पानी की कमी आ गई तो हमारी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो जब कभी देखोगे हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन अर्थात निर्जलीकरण, हमारे शरीर में जब कभी भी पानी की कमी होती है तो हम लोग 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें डालते हैं चीनी, और उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं। 1 चम्मच नमक डालने के बाद जब हम उसे पीते हैं घोल लेकर, तो हमारा शरीर का जो माइंड खाना नहीं खाता है, माइंड में एक तत्व चाहिए जिसे बोलते हैं सोडियम। इसलिए नमक का हमारे शरीर में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए जब कभी घोल दिया जाता है तो उसमें नमक जरूर डाल जाता है, और जब कभी नमक हमारे शरीर में डाल जाता है तो हमारे शरीर पॉजिटिव सिग्नल जाता है और हम अच्छी तरीके से, हमारा माइंड काम करना चालू कर देता है। तो एक कोशिका जब दूसरी कोशिका से मिलता है तो इसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, इसे बोलते हैं न्यूरॉन। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और इसका विभाजन नहीं होता है। पिछले हिस्से को बोलते हैं एक्सान, अगले वाले हिस्से को बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मीन्स होता है झाड़ियाँ। देखो झाड़ी की तरह दिख भी रहा होगा, झाड़ियाँ। और इसे बोलते हैं सेल बॉडी, और इसे बोलते हैं साइनेप्स। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं साइनेप्स, और पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं एक्सान। डेंड्राइट्स, एक्सान, और ये एक दूसरे से जब कनेक्ट रहती है तो इनके बीच में थोड़ा सा क्या रहता है? गैप रहता है, जो सोडियम नामक सिग्नल द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को समझते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हमारी 2 चीज़ें आती हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आती हैं हमारे जो मस्तिष्क में 12 जोड़ी सेल्स अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा जो सेल है, जो मस्तिष्क है, वो 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तथा स्पाइनल कार्ड 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है मेरुरज्जु और मस्तिष्क, और परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है
12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं और 31 जोड़ी तंत्रिका सेल। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है कुछ जोड़ी, 12 जोड़ी में से कुछ जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं तथा 31 जोड़ी में से कुछ जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर दो घटनाएं होती हैं, एक होती है परानुकंपी, एक होती है अनुकंपी। परानुकंपी क्या होता है? आँखों का निकल आना, जब कभी डर की वजह से हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, पसीना का निकलना अचानक से, या फिर कभी कभी घबराहट होने लगती है तो हमारा मुख सूखने लगता है, ये सब घटनाएं होती हैं अनुकंपी। अनुकंपी घटनाएं क्या होती है? हमारा पैर थरथराने लगता है। ये क्या होता है? जैसे हम कभी रात में निकले और रात में हमें एक एहसास होता है कि लगता है कि हमारे पीछे खड़ा है क्या। जब ऐसा फील होता है कि हमारे पीछे खड़ा है कोई क्या, तो हमारे अंदर क्या निकल, हमारी आंखें निकलने लगती हैं और हमें डर का एहसास होता है तो हमारा गला सूखने लगता है। जब हमारा गला सूखने लगता है तो डर की वजह से पसीना निकलने लगता है और हाथ पैर में कभी छूटने लगती है। जब ये सभी घटनाएं होती हैं तो लगता है कि कोई हमारे पीछे खड़ा है और आ रहा है। अगर मान लीजिए किसी पायल की आवाज़ कभी कभी सुनाई दे, क्योंकि जब कभी हम रात में अकेले होते हैं तो एक ये फील आता है कि लगता है कोई है हमारे पास, बिना वजह की नई नई आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब नई नई आवाज़ें सुनाई देती हैं हमें डर का एहसास होता है तो उस घटना को बोलते हैं परानुकंपी घटना। लेकिन जब कभी जान लेते हैं कि ये घटना ऐसे ही है या ऐसे, उसका रीजन पता चल जाता है कि भैया ये कोई आदमी था जो निकला है, कोई दिक्कत नहीं, तो जब हमारा मन शांत हो जाता है तो उसको बोलते हैं परानुकंपी घटना। तो अनुकंपी होता है, एक होता है परानुकंपी। तो अनुकंपी घटनाएं और परानुकंपी घटनाएं समझ में आ गई। इन्हीं को मिलाकर बनता स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अर्थात तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है मस्तिष्क। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है, क्योंकि हमारा शरीर 12 जोड़ी कोशिकाओं से, जो शरीर का मानव मस्तिष्क बना हुआ 12 जोड़ी कोशिकाओं से मिलकर 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाओं से और 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं रीढ़ की हड्डी से मिलकर बनी होती हैं। अभी तक जो मैंने लेक्चर ये समझाया है उस समझने के साथ साथ लिखने के लिए भी हमने आपकी व्यवस्था कर रखी है। देखिए समझते हैं। देखिए ब्रेन, मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1450 ग्राम होता है, 1400 ग्राम होता है लगभग। यह सूचना का आदान प्रदान तथा तापमान, भूख प्यास को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क क्रेनियन नामक हड्डी द्वारा सुरक्षित रहती है। इनकी हड्डी मेनिंजाइटिस या मेनिंजिस नामक झिल्ली से ढकी रहती है। मानव कोशिका तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका में पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम कोशिका में पाया जाता है क्योंकि यही कोशिका का क्या करता है? विभाजन करता है। देखो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पहले होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलमस, तीसरा होता है हाइपोथैलमस। कार्पोरा, सेरिबल पेंडिकल, तीसरा होता है सेरिबेलम और चौथा होता है मेंडुला ऑब्लांगोटा। देखिए इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग, लगभग 66% भाग होता है। इसका प्रमुख कार्य स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करता है। थैलमस, यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है। दर्द, जब शराबी पीता है ना तो दर्द का एहसास होता है, अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। और इसे पीनियल ग्रंथि, इसके आसपास पीनियल ग्लैंड भी पाई जाती है। ग्लैंड एक अलग चैप्टर है। ग्रंथियाँ लगभग 7-8 प्रकार की होती है। पीनियल ग्लैंड, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, होता है थाइमस ग्लैंड, थायराइड, यहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड, पीछे होती है थाइमस ग्लैंड, यहाँ पर होता है एड्रिनल ग्लैंड, एस्ट्रोजन, ये सब जो बहुत सारे एस्ट्रोजन निकलते हैं, एस्ट्रोजन जो हार्मोन रिलीज करते हैं। हार्मोन और एंजाइम 2 तरीके से निकलते हैं। तो ये चैप्टर ये अलग ग्रंथि को, जो मैं अलग चैप्टर में ग्रंथियाँ पढ़ाऊंगा। पहले इसको समझते हैं। ये थैलमस हो गया। थैलमस के बाद आपको समझना है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस क्या करता है? ताप को नियंत्रित करता है, बाहरी ताप को। यह शरीर के अंदर रक्तचाप, थोड़ा सा तो हाइपोथैलमस के बारे में बता दें। हाइपोथैलमस का काम है भूख, प्यास, घृणा, गुस्सा, प्रेम, नींद आदि को नियंत्रित करना। ये तो समझा चुका हूँ। ये आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। ये शरीर के अंदर आंतरिक तापमान को बढ़ाता है। ये पसीना को निकालने का आदेश देता है। इसे इमोशन सेंटर भी आ जाता है, क्योंकि प्रेम इसी से होता है, इसलिए इसे इमोशन का सेंटर कहा जाता है। केंद्रक, कार्पोरा, यह देखने सुनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप किसी को लेना है। अगला समझिए। सेरिबल पेंडिकल, यह ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है। सेरिब्रम, यह ब्रेन को दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम, यही क्या करता है? जब शराबी कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो यही तो कंट्रोल करता है सेरिबेलम, जो मैंने दिखाया है मस्तिष्क को। और ये होता है मस्तिष्क के अंदर, तो एक होता है मेंडुला ऑब्लांगोटा, यह मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। तथा यह धड़कन, आहार नाल, पाचन आदि को नियंत्रित करता है। इसको नहीं समझा, इसको समझा रहे हैं। मेंडुला ऑब्लांगोटा ये क्या करता है? मेंडुला ऑब्लांगोटा, कभी कभी देखोगे हमें अटैक आने लगता है। जब कभी भी हम बहुत अधिक तनाव या किसी भी चीज़ को लेकर तनाव में होते हैं तो मेंडुला ऑब्लांगोटा हमारा पूरा माइंड पर कंसंट्रेट हो जाता है। और ये क्या करता है? मेंडुला ऑब्लांगोटा का काम है धड़कन, पाचन आदि, धड़कन, पाचन, आहार नाल
को कंट्रोल करना। इसका प्रमुख कार्य यही होता है कि मान लीजिए धड़कन को कंट्रोल करता है। ये आंतरिक, देखो हम खाना खाते हैं तो खाना खाना हमारे हाथ की घटना है, हमने खा लिया, लेकिन जो आंतरिक पाचन होता है अंदर जब हम खाना खा लेते हैं तो हम तो कोई वर्क नहीं करते हैं, तो जब अंदर खाना पचाने का जो कार्य करता है वो कार्य कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगोटा। इसलिए यह मस्तिष्क के, तो जब कभी हमारा माइंड ज़्यादा तनाव में होता है तो माइंड जब ज़्यादा तनाव में होता है ना, तो ये जब ये मेडुला ऑब्लांगोटा जब अंदर की क्रियाओं को छोड़कर माइंड पे कंसंट्रेट कर लेता है तो हमें अटैक आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो मेडुला ऑब्लांगोटा शरीर का सबसे पिछला पार्ट है, जो मैंने ऐसे शरीर करके अभी पिछला पार्ट बताया था, यहाँ पर होता है मेडुला ऑब्लांगोटा। और ये होता है, देखिए और समझाते हैं। एक होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कुछ नहीं होता, ये होता है मस्तिष्क। क्या रहता है? मस्तिष्क के अंदर एक ऐसे रहता है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं निकली रहती हैं, इन्हीं को बोलते हैं मेरुरज्जु, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्पाइनल कार्ड। इसे द्वितीयक सेंटर भी कहा जाता है, मस्तिष्क का द्वितीय केंद्र। ये रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है, इसे द्वितीयक ब्रेन भी कहते हैं। ये प्रतिवर्ती अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कार्ड क्या होता है? स्पाइनल कार्ड क्या होता है? ये क्या होता है, जब हमारा मस्तिष्क किसी दूसरे काम में व्यस्त रहता है, मान लीजिए हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो मस्तिष्क आदेश देता है स्पाइनल कार्ड को कि मैं देखो पढ़ने पर व्यस्त हूँ, तुम्हें जो भी घटनाएं हैं उनको तुम्हें नियंत्रित करना है। तो ये रीढ़ की हड्डी, ये स्पाइनल कार्ड कहता है कि ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे और ये जानकारी भी रखेंगे कि कोई दूसरी घटना तो नहीं हो रही है। तो रिफ्लेक्स एक्शन अर्थात ये प्रतिवर्ती घटना करता है, क्योंकि इसको प्रमुख कार्य तो हमारा करता है वो मस्तिष्क करता है। जब प्रमुख कार्य मस्तिष्क करता है तो इसका प्रमुख कार्य ही यही है कि ये जो हम रेगुलर जिस कार्य को हम कंटिन्यू या रेगुलर करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाना होता है। लेकिन तुम कभी कभी देखोगे कि जो काम रेगुलर तरीके से नहीं करता, जैसे स्पाइनल कार्ड का काम टेम्परेरी रहता है, तो ये क्या करता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे अचानक से छींक आना, पलक का झपकाना, कोई आगे पीछे से हल्ला कर दे, तो देखो जब कभी चौंकने वाली या अचानक से एकाएक घटनाएं होती हैं, छींक आना, चौंक जाना, कोई पीछे से हल्ला कर दे, कोई आवाज़ कर दे, किसी शोर आ जाए, तो जो अचानक से जो सिग्नल दे देता है उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती घटना। प्रतिवर्ती घटना उन घटनाओं कहते हैं जो एकाएक या अचानक घटनाएं होती हैं, इसे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। और अचानक से, क्योंकि उसका समझ में नहीं आता कि घटना सही है कि नहीं। जब हमारा मस्तिष्क कार्य कर रहा होता है तो उसमें एक घटना सामने ये आती है कि मस्तिष्क हमारा क्योंकि पूरी तरीके से सोचता समझता है, क्योंकि क्या है, इस चीज़ में पारंगत है, हमेशा देखता है कि ये घटना अगर किसी ने हल्ला मचाया तो ये शोर मचाया है या नॉइज़ किसी तरीके आ रही है तो किस प्रकार की नॉइज़ है। लेकिन हमारे रिफ्लेक्स एक्शन अर्थात प्रतिवर्ती घटनाएं जो मेरुरज्जु होता है उसको ये घटनाएं पता नहीं रहती हैं कि ये कैसी घटना है, तो अचानक सिग्नल देता है कि देखो कुछ हो गया। इसलिए जो रिफ्लेक्स एक्शन अर्थात प्रतिवर्ती घटनाओं को कंट्रोल करता है, इसके अंदर 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ और मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएँ होती हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर यह पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, इसके अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मस्तिष्क की 12 जोड़ी, स्पाइनल कार्ड की 31 जोड़ी नसें होती है। अब इनमें से कुछ 12 जोड़ी कोशिकाओं से और 31 जोड़ी कोशिकाओं से कुछ तंत्रिका मिलकर अनुकंपी घटना उस घटना को कहते हैं जिसमें हृदय गति का तेज हो जाना, डर लगना, लार का कम हो जाना मुख से, आँखों का फैल जाना या पसीना का अधिक आना या पैर का थरथराना, ये सब कैसी अनुकंपी घटना। परानुकंपी घटना वह घटनाएं होती है जब इनमें हम कंट्रोल हो जाता है, ये चीज़ हमको समझ जाते हैं कि अब इसमें कोई भी ये सब नॉर्मल था, तो उसे बोलते हैं परानुकंपी घटना, तो इसे बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका प्रमुख भाग है, क्योंकि इसके अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। लगभग मस्तिष्क का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अगर हमारा ये लेक्चर हमारे अपने बच्चों के लिए बनाते हैं या इसे कोई भी देख सकता है, अगर ये लेक्चर हमारा पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।